क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस आपका स्वागत है। क्लास 7 एनसीईआरटी का ये 5वां चैप्टर है। इसके पहले के 4 चैप्टर हमने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट है। इसमें 5वां जो चैप्टर है वो है जल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग। पहले इस मैप को देख लेते हैं। इसे है आपका जल जो है जल चक्र का ये मैप बनाया गया है। जल चक्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको समझना जरूरी है कि जो हमारा जल होता है ये तीनों रूपों में बदल सकता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों में बदल सकता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो तालाब या सागर या नदी होता है वहाँ जल जो है वो वाष्पीकृत होता है। तापमान अधिक होता है तो वाष्पीकृत होकर के गैस रूप में बदल जाता है और ये ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद ये जो है वाष्प से बदल जाता है किसमें, तो ये बदल जाता है द्रव अवस्था में, संघनित हो जाता है, बादल बनता है और वहाँ से जो है वर्षा होता है। और वर्षा के बाद वो जल जो है नदियों द्वारा या नालों द्वारा बह करके फिर सागर महासागर में आ जाता है, नदियों तालाब में आ जाता है और आ करके फिर यहाँ वही चक्कर पूरा हो जाता है। तो ये वाष्पीकरण होना, उसका संग्रहण होना, वर्षा के रूप में बदलना और फिर बह करके नदियों में आना, तो ये चक्र चलता रहता है। इसी को हम जल चक्र कहते हैं। ये बात याद रखना। और ये पूरे विश्व में जब से ये पृथ्वी बनी है तब से जल 100% था उस समय, आज भी 100% है। लेकिन पीने का पानी जो है वो गंदा ज़्यादा हो गया है, वो मतलब प्रदूषित हो गया है। इसलिए पीने की समस्या आज हमारे देश में और पूरे विश्व में कई देशों में बनी हुई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लिखा है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। जब जल के बारे में हम लोग बात करते हैं तब बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है, तो वो वाष्पीकृत हो जाता है। देखो, इसी में बच्चों के लिए समझाया गया, लेकिन उसी में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि अगर एक गड्ढे में जल जमा रहता तो जल शाम तक या 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, दोपहर के बाद अचानक गायब क्यों हो जाता है, तो वो वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल का भाग बन जाता है। ठीक है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर के बादलों का रूप ले लेता है और यहाँ से यह वर्षा के रूप में या हिम या साहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं। तो जल जो होता है वो याद रखना, वो सागरों से वायुमंडल, वायुमंडल से धरातल, धरातल से फिर जो है सागर की ओर जो चक्कर लगाता है, इसी पूरे प्रक्रिया को जल चक्र कहा जाता है। हमारी पृथ्वी एक थलशाला के समान है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही जल आज भी मौजूद है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि जो जल पहले था वही जल आज भी है। जिस जल का उपयोग आज हम हरियाणा या बिहार या यूपी के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। जो अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका में, वहाँ बहता हो। तो जल जो आज हम यूज कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यही जल हमेशा यूज कर रहे हो सकता है ये किसी दूसरे देश में पहली बार यूज किया गया हो। आलवड़ जल का मतलब होता है स्वच्छ जल। के मुख्य स्रोत क्या क्या है? नदी है, ताल है, सोते हैं, हिमनद है। महासागरों और समुद्रों का जल लवणीय होता है, अर्थात खारापन, नमकीन होता है, जिसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले याद रखिएगा जो ये मैप है इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जल चक्र कैसे चलता है। तो पहले वाष्पीकरण होता है, फिर संग्रहण होकर बादल बनता है, फिर वर्षण होता है, फिर वो धरातल पर बह करके और सागर में पहुंच जाता है। तो ये जल चक्र ही है जो पूरे पृथ्वी पर जो है पानी की कहीं पर उपलब्धता को ज़्यादा करता है तो कहीं पर कम करता है। ठीक है, ये विश्व के प्रमुख जलीय क्षेत्र हैं जिनमें खारा जल के क्षेत्र भी हैं और साथ में जो है स्वच्छ जल के भी क्षेत्र हैं। जैसे अगर हम बात करें तो महासागर, चाहे वो आपका हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक महासागर हो, दक्षिणी महासागर हो, ये सब खारे जल के क्षेत्र हैं। ठीक है,
अगर हम बात करें स्वच्छ जल के क्षेत्र तो बहुत सारी झीलें हैं, जैसे ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, ये दोनों कनाडा में है। विनिपेग झील, ये भी कनाडा में है। सुपीरियर झील कनाडा अमेरिका दोनों में है। हुरोन झील कनाडा अमेरिका दोनों में है। ग्रेट साल्ट लेक सिटी यहीं पर है और ग्रेट साल्ट लेक यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका में, वो नमकीन का क्षेत्र है। इसके अलावा नमकीन जल का, इसके अलावा मिसिसिपी नदी अमेरिका में बहती है, स्वच्छ जल का है। कैरिबियन यहाँ पे सागर है। अमेजन बेसिन आप ये देख सकते हैं, यहाँ कांगो बेसिन है, यहाँ नाइजर नदी है, यहाँ विक्टोरिया झील है, ये भी जो है प्रमुख नदी में से एक वो नदी निकलती है, नील नदी यहाँ से निकलती है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो डार्लिंग नदी है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम भारत में बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का आपका जो है नदी है, ये हांगहो नदी है कहाँ पे, चाइना में। कैस्पियन सागर ये आपका कहाँ पर है, तो कैस्पियन सागर ये आपका ये यूरोप और एशिया को अलग करने वाला क्षेत्र है। काला सागर ये भी आपका यूरोप और एशिया को अलग करता है। दानूबी नदी यहीं पर है, ठीक है, दानूबी नदी यहीं पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहीं पर जो है भूमध्य सागर ये क्षेत्र ये है, यहाँ ऊपर आर्कटिक क्षेत्र है। तो ये पूरा जलीय क्षेत्र है पूरा विश्व का, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इस मैप के माध्यम से हम जल के सारे क्षेत्रों को देखने के बाद, नदी सागर सबको देखने के बाद, महासागर, जल का वितरण देख लेते हैं कि जल का वितरण कहाँ कहाँ पर है। तो लिखा है कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती का पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। मतलब आज भी थल की अपेक्षा मतलब स्थल की अपेक्षा जल ज़्यादा है। जल 71% क्षेत्र में है तो 29% क्षेत्र में स्थल है, लेकिन फिर भी कई देशों में जल की कमी क्यों महसूस हो रही है, तो जल प्रदूषित हो गया है जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है। लिखा है क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है। तो ये यहाँ देखिए लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पे जल पाया जाता है। तो टोटल जो जल है वो कितना है, 100% है। कहाँ कहाँ पे जल पाया जाता है, तो सबसे अधिक जल का स्रोत कहाँ है, महासागर में है 97.3% जल। लेकिन ये जल पीने योग्य नहीं है, ये खारा जल है, ये पीने योग्य नहीं है। तो पीने योग्य जल कौन कौन सा है, तो उसमें अगर हम देखें तो पहला है बर्फ छत्रक। बर्फ छत्रक का मतलब होता है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उस पर क्या कहते हैं, हिमालय, अल्पस, एंडीज, रॉकी पर्वत पर, तो जो बर्फ का क्षेत्र है वो कितना है, तो बर्फ छत्रक का जल कितना है, तो 0.0 है, ठीक है। भूमिगत जल जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं वो कितना है, तो 0.68 है, ठीक है। झीलों का आलवण जल मतलब जो स्वच्छ जल है झीलों में वो कितना है, तो 0.009%। स्थलीय समुद्र और नमकीन जल कितना है, तो 0.009%। वायुमंडल में जल कितना है, 0.0019%। नदियों में जल कितना है, 0.0001%। टोटल हो गया 100। अब यह रखिएगा पीने योग्य पानी कितना कम है, इसीलिए जल संरक्षण की बात सरकार करती है, बहुत सारे NGO करते हैं, स्कूलों में सिखाया जाता है, आपके जो है बड़े बुजुर्ग सिखाते हैं कि जल बचा के रखना चाहिए। जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अब आप समझिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो NCERT को पढ़ करके आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जल कितना कम है और कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए जल संरक्षण की बात सरकार या हर नागरिक के द्वारा की जानी चाहिए और जल जरूरी है बचा के रखना, ठीक है। क्या आप जानते हैं लवणता जो होता है वो 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि महासागरों में औसत लवणता कितनी होती है, 35 ग्राम होती है। अगर 1 लीटर पानी को गर्म किया जाए महासागर के तो उसमें 35 ग्राम नमक पाया जाएगा। ये उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आगे यहाँ दिया है क्या आप जानते हैं आजकल इजराइल चर्चा में भी है, तो इजराइल और जॉर्डन, इजराइल और एक देश है जॉर्डन, तो इजराइल जॉर्डन के आप इस मैप पे भी देख सकते हैं। इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर एक है मृत सागर है, इसमें 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता में से एक क्षेत्र ये है। यहाँ पर कितना, तो 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। तैराक इसमें जब तैरते हैं
तो वो नमक की अधिकता के कारण सघन हो जाता है और डूबते नहीं है। तो कहा जाता है मृत सागर में लोग नहीं डूबते हैं। आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि लोग नदियों में डूब जाते हैं जल्दी, लेकिन महासागरों में नहीं डूबते हैं जल्दी, क्योंकि महासागर का जल लवण होता है, उसमें घनत्व ज़्यादा होता है, लोग डूबते नहीं है, यही कारण है। ठीक है, तो ये याद रखना, यह भी आपको याद रखना, मृत सागर का है तो ये इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर है, और यहाँ पर 340 प्रति जो है ग्राम लवणता यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद कर रहे हैं? बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। एक ऐसा पानी ही एक ऐसा चीज़ है, जल ही ऐसा चीज़ है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। आप कितना भी कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन प्यास हम जो है जल से ही जाती है, इसलिए जल हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। अब इसी को पेपर में कटिंग करके बच्चों को बताया जा रहा है कि जल को संरक्षित करने के लिए क्या करना चाहिए, वाटर पोल्यूशन जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैप पे कटिंग किया गया है। आगे है महासागरीय परिसंचरण। महासागरीय परिसंचरण का मतलब होता है कि महासागर का जल स्थिर नहीं है, महासागर का जल गतिशील रहता है। ठीक है, जैसे समुद्री तल पर जो है नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी जो है अनुभूति होती है। पुलिन मतलब होता है नदी का बीच, जो नदी का किनारा होता है, जहाँ लोग जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो नदी का जो किनारा होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पुलिन कहते हैं। तो पुलिन पर नम बालू, ठंडी बालू होती है, ठंडी पवन चलती है। यहाँ पर समुद्री पक्षी होते हैं, वायु में लवणीय गंध होती है, लहरों का संगीत, लहरें सुनाई पड़ती हैं, सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। इसलिए लोग देखा होगा, लोग घूमने जो है महासागरों के या सागरों के किनारे जाते हैं। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। आपके गांव में घर के आसपास तालाब होगा या झील होगा तो देखा होगा वहाँ का जल शांत रहता है, वहाँ कोई लहर नहीं चलती है। ठीक है, लेकिन महासागर में जो हवा का दाब होता है महासागरों पे ज़्यादा होता है, तो महासागर का जल गतिमान रहता है हमेशा, कभी स्थिर जल आपको नहीं मिलेगा महासागर का। ठीक है, यह कभी शांत नहीं रहता है, वही बात किया। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। तो जो जल धाराएं चलती हैं, ज्वार भाटा आता है और तरंगे चलती हैं, ये सबसे जो है जल हमेशा महासागरों का गतिशील रहता है। तो पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि महासागरों का जो जल गतिशील होता है उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो तरंग है, ज्वार भाटा है और धाराएं हैं। हम तीनों को अलग से पढ़ेंगे इसी में चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे एक लिखा है, क्या आप जानते हैं 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न जो है विधियों को प्रबलित किया जाता है। ठीक है, तो यह इसका मतलब यह है कि जल संरक्षण के लिए ही विश्व जल दिवस 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बन जाता है। पहले हम बात करेंगे तरंगों की। तो आप लोग देखा होगा, जब आप कभी नदी किनारे जाते हैं तो नदी किनारे कभी लहर आपको नहीं दिखती है, लेकिन महासागर में सागर किनारे जाते हैं या कभी फिल्मों में देखा होगा, आपने जो है नेट पे देखा होगा, कहीं पे वीडियो देखा होगा, तो सागर का जल हमेशा लहरों में आता रहता है। तो जो सागर का जल लहरों में आता रहता है उसी को हम कहते हैं तरंग कहते हैं, और इससे विद्युत का उत्पादन भी होता है। ठीक है, लिखा है समुद्र तल पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। ठीक है, तो वो जो है अपनी जगह पे स्थिर रहती है और लहरें बार बार आती जाती है। ठीक है, वो हिलता रहता है गेंद भी। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तल पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो उसे हम तरंग कहते हैं। तो लहरें जो आती हैं बार बार, उसी को हम तरंग कहते हैं, और वो हवाओं के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नीचे अब यहाँ लिखा हुआ है, मैं पहले भी पढ़ देता हूँ, कारण बताया गया है क्यों। तो लिखा है तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं, इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। ठीक है, अब याद रखना, ये जो सागर है, सागर के अंदर सुनामी भी आती है भूकंप के कारण। तो लिखा है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली जो है विशाल ज्वालीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जिन्हें हम सुनामी कहते हैं। तो सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। अब तक का सबसे बड़ा सुनामी
जो है 150 मीटर मापा गया है। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 की सुनामी ने भारतीय तट को अत्यधिक प्रभावित किया था, विनाश किया था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो जो इंदिरा पॉइंट है आपका अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु था, वो डूब गया। क्यों? 2004 में जो सुनामी इंडोनेशिया में आई थी तब। ठीक है, यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। कितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा गया है। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि समुद्री सतह पर तरंगे क्यों चलती हैं, तो पवन के कारण चलती हैं। ठीक है, पवन सागर पे भी चोट मारती हैं जिससे वो तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। क्या आप जानते हैं सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे। ठीक है, पोताश्रय मतलब बंदरगाह तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। पोताश्रय मतलब बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इसे बंदरगाह तरंगे भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, हो सकता है आपसे ये भी पूछा जा सके। फिर इसके बाद ये देखिए आप मैप में, इसमें जो बताया गया है ये 2004 में सुनामी आई थी, जो है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी आई थी। और याद रखना हिंद सागर में जो सुनामी आई थी वो इंडोनेशिया के पास आई थी भूकंप के कारण, और उसका प्रभाव पूरे भारत पर, श्रीलंका पर, इन जगहों पर देखने को मिला और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, ये उसी के बारे में बताया गया है और भारत का इसी कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, तो ये उसी सुनामी के बारे में बताया गया है। और जो हमारा तमिलनाडु का जो तट था वो सुनामी के कारण विनाश हो गया था, ये उसी के बारे में बताया गया। तो इसके बारे में इतना बस याद रखना है क्योंकि वो उस समय की घटना थी, बस हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखा है कि सुनामी का संकेत पहले नहीं पता था। तो सुनामी आने का अब संकेत जो है ये लगा दिया गया है हैदराबाद में। तो जब सुनामी आने का होता है तो लहरें ऊपर उठेंगी, तो ये जानकारी तुरंत हो जाती है और इसका संकेत मिल जाता है और तुरंत जो है मछुआरों को और जो तटों पर लोग रहते हैं उनको जो है तुरंत सचेत कर दिया जाता है कि वो तटों से दूर चले जाएं। ठीक है, तो अब ये व्यवस्था कर दी गई है। ठीक है, ज्वार भाटा क्या होता है? तो याद रखना ज्वार भाटा में याद रखना कि जो ज्वार होता है और भाटा क्या होता है पहले बता देता हूँ। जैसे समुद्री जो तरंगे उत्पन्न होती हैं ऊपर नीचे होती हैं, ये ज्वार भाटा नहीं होता है। ज्वार भाटा क्या होता है? तो ये मान लो सागर का जो है तल है और ये चंद्रमा है और ये सूरज है। तो चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण के कारण जल अपने जगह पर उठ जाता है। ठीक है, तो उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने सतह के नीचे चला आता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो ज्वार और भाटा यही चीज है। ठीक है, तो तल का ऊपर होना ज्वार, नीचे होना भाटा कहलाता है। ये पहले आपको याद रखना है। दूसरा, ज्वार भाटा से विद्युत उत्पादन भी होता है, आगे बताएंगे हम। लेकिन ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। तो आप पहले इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको पढ़ दूंगा। देखिए यहाँ पर जो ज्वार भाटा आता है उसमें दो तरह का ज्वार भाटा होता है। एक होता है बृहद, एक होता है लघु ज्वार भाटा। जो लघु ज्वार भाटा होता है वो पूछा जाएगा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी अगर कितने डिग्री कोण बनाते हैं तब ज्वार आता है। लघु ज्वार आता है तो याद रखना ये 90 डिग्री का, ये सूरज है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं और जब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो लघु ज्वार आएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कैसा ज्वार आता है? तो लघु ज्वार आता है, मतलब इसका आकार कम होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो है दोनों का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, कम पड़ता है, इसलिए ज्वार भाटा की आकार छोटा हो जाता है। लेकिन बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो और 180 डिग्री का कोण बनाते हो। 180 डिग्री का कोण बनाएंगे तब ज्वार भाटा जो है बहुत ऊंचाई के आते हैं। ठीक है, बहुत ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। तो याद रखना पूर्णिमा, ये पूर्णिमा और अमावस्या दो स्थिति ऐसी होती है। पूर्णिमा के दिन भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं और अमावस्या के दिन भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्वार बड़े आते हैं तो उन्हें हम ज्वार, बृहद ज्वार कहते हैं। तो एक बात याद रखना 180 डिग्री कोण बनाएंगे अगर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तब बृहद ज्वार आएंगे क्योंकि तब गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का सीधा लगता है। ठीक है, लेकिन जब
सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक 90 डिग्री कोण बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में लघु ज्वार आएगा। ये बात याद रखना, क्योंकि उस समय गुरुत्वाकर्षण कम लगता है। ठीक है, अब ये ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है पहले मैं बता देता हूँ, आगे हमें पढ़ दूंगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर एक समय में 2 स्थानों पर ज्वार आता है और तो 2 स्थानों पर भाटा आता है। ठीक है, कैसे, ध्यान देना। मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा ये मून हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, तो जब मून का गुरुत्वाकर्षण लगता है तो पृथ्वी का वो भाग जो चंद्रमा के ठीक सामने है वहाँ जल उठ जाता है, और जब जल उठ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज्वार आ जाएगा। तो जो यहाँ ज्वार आया, चंद्रमा के सामने वाले पृथ्वी ज्वार आया, तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार आता है। अब ऐसी स्थिति में जब ये ज्वार आता है तो हल्की सी पृथ्वी भी चंद्रमा की ओर खिंच जाती है, जिस कारण से पीछे का पानी छूट जाता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। तो यहाँ पर पृथ्वी पर एक तरफ, अब देखो एक ही समय में 2 जगह ज्वार आया हुआ है, 2 जगह ज्वार, एक चंद्रमा के सामने वाले भाग पर और एक पृथ्वी के पीछे वाले भाग पर, दोनों जगह ज्वार आया है। क्यों? क्योंकि इधर का पानी इधर छूट करके चला आया और यहाँ का पानी इधर चला गया। तो इधर की ओर जो ज्वार आया है वो अभिकेंद्रीय बल का परिणाम है और इधर जो ज्वार आया है वो गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है। तो एक ही समय में पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं। अब 2 भाटा कैसे आएंगे? तो अगर यहाँ ज्वार आया है, यहाँ ज्वार आया है, तो जो यहाँ का क्षेत्र है ये वाला और ये वाला क्षेत्र है, यहाँ भाटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये पानी यहाँ का इधर चला जाएगा और ये पानी इधर चला जाएगा, इधर का पानी इधर ट्रांसफर, इधर का पानी इधर ट्रांसफर, तो यहाँ पानी में कमी आ जाएगी। तो एक ही समय में, जैसे इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय भी पृथ्वी पर 2 जगह ज्वार और 2 जगह भाटा आता है। ठीक है, अब देखो इस समय यहाँ पर ज्वार आया है, यहाँ ज्वार आया है, तो 2 ज्वार हो गया, और यहाँ पर भाटा और यहाँ पर भाटा आया है। ठीक है, तो एक समय में 2 जगह ज्वार और 2 जगह भाटा आता है। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का 2 कारण है। तो ज्वार उत्पन्न होने का, जो चंद्रमा के सामने रहेगा वहाँ गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो चंद्रमा के विपरीत रहेगा वो अभिकेंद्रीय बल के कारण ज्वार आता है। ठीक है, अब गौर करना, पूरे पृथ्वी पर 2 ज्वार और 2 भाटा आता है, लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ठीक है, वह स्थान कौन है? तो वह स्थान है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन। आप इस मैप पे देख सकते हैं, इंग्लैंड का साउथहैम्पटन शहर जो है, जहाँ पर एक ही समय में मतलब 24 घंटे में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तो दिन में 2 बार ज्वार आता है और 2 बार भाटा आता ही है। ठीक है, जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे हम ज्वार कहते हैं। ऐसे ज्वार ऊपर उठ जाएगा पानी और ये तटों को बिल्कुल भिगो देता है तो हम ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है, ठीक है, और तट से पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। तो भाटा में जल नीचे चला जाएगा और ज्वार में जल ऊपर चला आएगा। इस छोटा सा एक वीडियो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो। ये एक तट का है, देखो आप, इसी एक ही समय में जहाँ पे तमाम जहाज खड़े हैं, ठीक है, जहाँ जहाज खड़े हैं, देखो वहाँ पानी उठ जा रहा है, फिर पानी नीचे चला रहा है, पानी उठ जा रहा है, पानी नीचे चला रहा है। इसी को ज्वार भाटा कहते हैं। छोटा सा वीडियो मुझे मिला तो मैं सोचा इसको ऐड कर देता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2-3 बार मैंने इसको आप देखो, ये यही है ज्वार भाटा। देखो ज्वार में पानी ऊपर हो जा रहा है और भाटा में नीचे हो जा रहा है, स्थान वही है। ठीक है, इसी को हम ज्वार भाटा कहते हैं। और यह क्यों उत्पन्न हुआ है? गुरुत्वाकर्षण और जो है अभिकेंद्रीय बल के कारण। आगे लिखा है कि सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी ज्वार आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित हो जाता, मतलब आकर्षित हो जाता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, ये देखो हैं, और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चंद्रमा अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर लगता है, परिणामतः
निम्न ज्वार आता है जिसे हम लघु ज्वार कहते हैं। जो ये आपको ये स्थिति आपको दिखी गई है, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण बनेगा तो लघु ज्वार, 180 बनेगा बृहद ज्वार, ठीक है। नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जो है जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं और उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता देता हूं कि ज्वार जो होता है ये बंदरगाहों तक जहाज को पहुंचाने में योगदान कैसे करता है, ठीक है। आप इस मैप को देखिए, ये गुजरात के कच्छ का मैप है। यहाँ पे कांडला बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह उदाहरण है। इसको समझना कैसे है, मान लीजिए कि ये आपका भारत का मैप है, गुजरात का मैप हो गया। यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, तो जब ज्वार आता है तो ज्वार का पानी अंदर चला जाता है, तो यहाँ पे सारे नाव खड़े रहते हैं और सारे नाव ज्वार के सहारे तट पे पहुँच जाते हैं। वहाँ पर 6 घंटा लोडिंग होती है, अपलोडिंग होती है, और फिर जब भाटा आता है तो भाटा में सारा पानी बाहर निकल जाता है। तो जब पानी बाहर निकलता है उसी के साथ जहाज भी बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए कांडला बंदरगाह को हम क्या बोलते हैं, तो कांडला बंदरगाह को हम ज्वारीय बंदरगाह इसीलिए बोलते हैं। तो इसीलिए ज्वार भाटा में जो है जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में ज्वार भाटा योगदान देता है, जैसे हमारा कांडला बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा जब उच्च ज्वार आता है तो मछली पकड़ने में मदद मिलती है, क्योंकि जब उच्च ज्वार आता है तो पानी तट की ओर आता है तो सारी मछलियां तट पे आ जाती हैं, तो लोग जाल लगा कर पकड़ लेते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के जो है मछलियां पकड़ ले पाते हैं। वही मैंने बताया, कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं मैप पे कि ज्वार भाटे के कारण कैसे जो है विद्युत उत्पादन होता है। तो आप देखिए, इसमें पानी प्रवेश कर जाता है और जब पानी तेजी से निकलता है तो उससे जो है ज्वार भाटा के कारण विद्युत उत्पन्न हो सकता है। और भारत में ज्वार भाटा के कारण विद्युत उत्पादन का क्षेत्र अच्छा कहाँ पर है, तो कच्छ का रण है, खंभात की खाड़ी है, इन क्षेत्रों में जो है अच्छा विद्युत उत्पादन ज्वार भाटा के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ गौर करना, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी में आता है। और फंडी की खाड़ी का ये मैप है, और फंडी खाड़ी कहाँ पर है, तो फंडी की खाड़ी याद रखना ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। आप ये मैप पे देख सकते हैं, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा जो है क्या आता है, ज्वार भाटा आता है। और विश्व में जो है ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा आता, तो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन है, ऊपर मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में बात कर लें। तो महासागर के अंदर जो धाराएं चलती हैं ये ठंडी होती हैं और गर्म होती हैं। उनका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। महासागरों के अंदर जो है सतह पर जैसे नदी बहती है वैसे जलधाराएं बहती हैं और इनका प्रभाव तटों पर दिखाई देता है। कैसे, कहाँ पर, सब बताता हूँ मैं। देखो यहाँ लिखा है कि महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं, ठीक है। महासागरीय धाराएं गर्म और ठंडी हो सकती हैं। अब इनको याद कैसे करना है, अभी ट्रिक बता देता हूं मैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं विषुवत रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ध्यान देना, ये पृथ्वी है तो विषुवत रेखा के पास तापमान ज़्यादा होता है, तो जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगी वो सारी जलधाराएं गर्म होंगी, ये याद करने का एक तरीका है। और जो जलधाराएं ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं और जो है कहाँ पर आती हैं, विषुवत रेखा की ओर आती हैं, वो सारी जलधाराएं क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। देखो आगे लिखा भी है, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धारा शीत जलधारा होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा होती है। भी सब बताता हूँ मैं। तो एक बात पहले हम कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझा देता हूँ। ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा के पास तापमान ज़्यादा होता है, तो जो जलधारा विषुवत रेखा के पास उत्पन्न होती हैं वो गर्म होती हैं हमेशा, ठीक है। और विषुवत रेखा से जलधाराएं ध्रुवों की ओर जो जाएंगी, जो जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो सब गर्म होंगी, क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो जहाँ पर चलेंगी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। लेकिन जो जलधाराएं पोल पर ध्रुवों पर उत्पन्न होती हैं और विषुवत रेखा की ओर आती हैं वो सब जलधाराएं क्या होंगी, तो वो सब जलधाराएं ठंडी होंगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक है। आगे और चीज़ें बताता हूँ, अभी और स्पष्ट होगा। लिखा है कि आगे लिखा है
कि गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, जिस कारण जिस स्थान पर गर्म और शीत जलधाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व में सर्वोत्तम मछली उत्पादन का क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर इसके उदाहरण मौजूद हैं। तो याद रखना, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछली उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ प्लैंक्टन नामक पौधा होता है जिसको मछलियाँ खाती हैं। अब यहाँ देखो, मैं सब कुछ स्पष्ट करता हूँ इस मैप के माध्यम से। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करेगी तो हल्की चीज क्या है, हवा है और पानी है, वो पीछे की ओर छूट जाएगा। तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूरब की ओर जाएगी तो हल्का पानी पीछे की ओर छूटेगा और इसी से जलधाराएं उत्पन्न होती हैं। जलधाराएं जो होती हैं वो 3 महासागरों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना होता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और जो है आपका ये हिंद महासागर। इन्हीं 3 के क्षेत्र के रूप में हमें जलधारा पढ़ना होता है। जो जलधाराएं होती हैं, जो गर्म जलधाराएं होती है वो विषुवत रेखा से उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर जाती हैं, और कुछ जलधाराएं होती हैं जो पोल से उत्पन्न होती हैं, वो कहाँ पर आती हैं, तो वो विषुवत रेखा की ओर आती हैं। तो जो मैंने अभी बताया आपको, जो विषुवत रेखा पर उत्पन्न होंगी और ध्रुवों की ओर जाएंगी वो सब को गर्म होंगी, और जो पोल से ध्रुवों की ओर आएंगी वो सब ठंडी होंगी। पहले हम बात कर लेते हैं जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की बात करें तो अटलांटिक महासागर को अगर हम 2 भागों में बांटें, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बांटें, तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले जलधारा उत्पन्न होती है, ये ब्राज़ील के तट से टकराती है, तो ब्राज़ील के तट के पास टकराएगी, और इसके बाद यहाँ पर एक जलधारा आती है फॉकलैंड, जो ठंडी जलधारा होती है। तो ब्राज़ील और फॉकलैंड जलधारा ठंडी और गर्म होती है, आपस में मिलती है और यहाँ मछली उत्पादन का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ पश्चिमी वायु अपवाह चलती है और यही जलधारा आकर के बेंगुला जलधारा के रूप में यहाँ पहुँचती है, और बेंगुला जलधारा जो है ठंडी जलधारा है, जिस कारण से यहाँ पर आपका यहाँ पर अफ्रीका में जो है क्या बन गया है, तो मरुस्थल बन गया, कालाहारी और कौन सा, तो नामी मरुस्थल। ध्यान रखना, बेंगुला जलधारा यहाँ बहती है तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल क्यों बना, क्योंकि जब ठंडी जलधारा किसी तट के पास पहुँचेगी तो वाष्पीकरण करेगी नहीं, और जब वाष्पीकरण नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए किसी भी महाद्वीप पे पश्चिम तरफ ही जो क्या पा जाते हैं, मरुस्थल पा जाते हैं। अभी स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए दक्षिणी जो है प्रशांत या अटलांटिक महासागर में, ये आप देखिए यहाँ पर ब्राज़ीलियन जलधारा गर्म है तो यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, यहाँ फॉकलैंड जलधारा है तो यहाँ वर्षा नहीं होगी। इसीलिए जो है याद रखना, फॉकलैंड जलधारा के कारण ही जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, इसको ध्यान से समझ लेना कि जो फॉकलैंड जलधारा के कारण ही जो है यहाँ पर अर्जेंटीना में पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। आप इस मैप को देख सकते हैं। तो पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण किसके कारण हुआ है, फॉकलैंड जलधारा के कारण हुआ, क्योंकि जलधारा ठंडी होगी तो वर्षा नहीं करेगी। गर्म जलधारा जो है वो कैसी होती है, तो गर्म जलधारा जो है गर्म होती है और वाष्पीकरण करेगी तो तटों पर वर्षा करती है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए उत्तरी, अगर अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहाँ पे देखिए उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ये जो जलधारा यहाँ से चलते हुए मैक्सिको की खाड़ी में गई तो नाम पड़ गया मैक्सिको की खाड़ी जलधारा। ये जलधारा इसी को गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। यही गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहते हुए ये पहुँच जाती है नॉर्वे, और नॉर्वे जब पहुँचती है तो यहाँ पर रूस का एक बंदरगाह है, मुर्मांस्क बंदरगाह, और ये इसीलिए सालों भर खुला रहता है क्योंकि गर्म जलधारा बर्फ को पिघला देती है। तो नॉर्वेजियन जलधारा और गल्फ स्ट्रीम सब गर्म जलधाराएं हैं जो विषुवत रेखा से पोल की ओर जाती हैं। इसी आपको देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो यहाँ पर नॉर्वे, ये पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा आती है, लेब्राडोर जलधारा आती है। ये दोनों क्या है, ये दोनों जलधाराएं ठंडी होती हैं। अब ये देखो यहाँ लेब्राडोर जलधारा है और यहाँ गल्फ स्ट्रीम है, दोनों के मिलने से ही यहाँ पर जो है मछली उत्पादन का क्षेत्र ज़्यादा होता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। उसी तरह अगर हम बात करें तो आप यहाँ देखिएगा, जैसे प्रशांत महासागर में यहाँ कियोसियो जलधारा है, यहाँ ओयोसियो जलधारा, तो ओयोसियो ठंडी है क्योंकि ये ऊपर से आ रही है और ये नीचे से जा रही है विषुवत रेखा से ओयोसियो। तो जो ओयोसियो और कियोसियो जलधारा के मिलने से, गर्म ठंडा होने से यहाँ पे जापान में मछली उत्पादन होता है। अब ये जलधारा के बारे में आप जिसको ध्यान समझ लेना कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिम की ओर जो है मरुस्थल पाया जाता है ठंडी जलधाराओं के कारण। कैसे, ध्यान देना, प्रशांत महासागर में यहाँ पर देखिए अमेरिका में यहाँ पर कोलोराडो मरुस्थल है और यहाँ पर कैलिफोर्निया जलधारा, तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा होने के कारण देखो यहाँ पर जो मरुस्थल कौन सा पाया जाएगा, तो मरुस्थल पाया जाएगा आपका कोलोराडो मरुस्थल।
यहाँ पर पेरू जलधारा बहती है, तो पेरू जलधारा ठंडी है, इसी कारण चिली में आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है अगर बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका में जो है बेंगुला जलधारा बहती है, इसलिए कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है। यहाँ पर जो है कैनरी जलधारा बहती है, इसलिए सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, ये भी पश्चिम की ओर है। यहाँ पर देखो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा बहती है, तो यहाँ पर जो है विक्टोरिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो किसी भी महाद्वीप के देखो पश्चिम की ओर जो मरुस्थल पाए जाते हैं उसके पीछे ठंडी जलधाराएं ही जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो वर्षा नहीं कराती हैं, क्योंकि वो वाष्पीकरण करने में योगदान नहीं देती हैं। बाकी इसका एक अलग से वीडियो पूरे जलधारा का बिल्कुल जो है AI की मदद से मैं एक वीडियो बना दूंगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, और उसमें जल को चलते हुए दिखा दूंगा। उसका वीडियो मुश्किल से आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा, तो आपको ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो जाएंगी और अच्छे से, ठीक है। बाकी मैंने इसको समझा दिया, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो वीडियो देखिएगा और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता है, फिर भी मैं समझाऊंगा अलग से, एक दिन मैं बोर्ड पर वीडियो बना के समझा दूंगा, तो आपको और अच्छे समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे का मौसम हो जाता है, जिनके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। टाइटैनिक जहाज जो था, आप ये समझिए, जो टाइटैनिक जहाज था वो यहाँ पे डूबा था, यहाँ पे वो इंग्लैंड से अमेरिका आ रहा था, और यहाँ पर लेब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम के मिलने से कोहरे का विकास हो गया, और इसीलिए वो जहाज आकर के टकरा गया था। वो कोहरे के कारण वो रास्ता को देख ही नहीं पाया था, ठीक है। तो ये उसी बात को यहाँ पर ये लिखा गया है। तो NCERT में कोई बात फालतू नहीं लिखी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी होती है। लिखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है वर्षण क्या है, तो जो संघनन होकर के वर्षा होती है, और वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में जब जल बदल जाता है उसी को वर्षण कहते हैं। जल चक्र क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है। लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं, तो जैसे आपका हवा है, जो ये पवन है, आपका आकार समुद्र का, ये सब है। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, समुद्रित जो है धाराएं हैं। ज्वार भाटा क्या है तथा यह कैसे उत्पन्न होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं, जो महासागर सतह पे चलती हैं, गर्म और ठंडे, उन्हें हम जो है क्या कहते हैं, महासागरीय जलधारा कहते हैं। उस प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है, महासागर वायुमंडल और स्थल के बीच चक्कर लगाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम जल चक्र कहते हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं, तो महासागरीय जलधाराएं गर्म कहाँ उत्पन्न होती हैं, तो याद रखना वो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन और दिया है, जैसे कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर क्या है, ये विशालतम झील है, और कैस्पियन सागर के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, इसको आगे अभी चैप्टर आएगा, बताऊंगा कैस्पियन सागर के बारे में बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। ज्वार भाटा क्या है, तो ज्वार भाटा जो है ये जो है एक तरह का क्या है, तो ये जल में जो है उतार चढ़ाव है। सुनामी क्या है, तो ये जो है क्या है, तो याद रखना सुनामी जो है ये तीव्र भूकंपीय तरंगों से उत्पन्न होती हैं। महासागरीय जलधाराएं क्या हैं, तो निश्चित मार्ग में प्रवाहित होने वाली जलधाराओं को हम महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो ये आपको इस चैप्टर पूरा समय आशा है समझ में आ गया होगा। NCERT बहुत अच्छे से पढ़ना, इसीलिए मैंने इसको एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। क्लास 7 NCERT का ये जो है 6th चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। प्राकृतिक वनस्पतियाँ अपने से नष्ट होती हैं और अपने से ये दोबारा जो है खड़ी हो जाती हैं, और अपने से पैदावार उनमें अपने पैदा हो जाती है, अपने से ये नष्ट होती हैं। इनमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। नीचे 2 बच्चों की कहानियाँ दी गई हैं, उन कहानियों को एक बार आप लोग पढ़ लेना वैसे, ठीक है। वो ये बताया गया, इस कहानी का सार ये है कि बच्चे जब अपने अपने गाँव जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई पर्वत पे जाता है, कोई मैदान पे जाता है, कोई मरुस्थल में जाता है, तो वहाँ पेड़ों की बनावट को देखता है। तो कोई कहता है हमने छोटे घास को देखा, कोई कहता है हमने बड़ी नुकीले पत्ती वाले पेड़ को देखा, कोई कहता है मैं झाड़ीनुमा पेड़ को देखा। तो इसका मतलब अगर हम अलग अलग इलाके में जाते हैं तो पेड़ों के आकार और बनावट में अंतर आता है, जिसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में परिवर्तन होता है, और जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ होती हैं वो कई प्रकार की पाई जाती हैं, उसी के बारे में ये बताया गया है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लिखा है, आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला होता है वन,
जो जंगल होता है, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारणों के आधार पर सघन और खुले वन विकसित होते हैं। तो सघन वन होते भी हैं और खुले वन भी होते हैं, और ये इसकी रिपोर्ट भी देखा होगा अक्सर आती रहती है। ठीक है। दूसरा है घास स्थल। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ज़्यादा घास होती है, जंगल के पेड़ के आकार छोटे होते हैं, याद रखना। तीसरा होता है कांटेदार झाड़ियाँ, ये देख सकते हैं। तो कांटेदार झाड़ और झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शुष्क मतलब होता है जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पैदा होते हैं। तो एक लड़की है सलीमा, वो हिमालय की यात्रा का अपना अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसी में उसने बताया कि जो है उसके पिता भी विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेश का मतलब होता है जो 60 डिग्री अक्षांश के आसपास होते हैं, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो आपसे देखो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, और ऑप्शन में अगर ये आ जाए किस प्रदेश में पाए जाते हैं, तो उपध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अगर ये पृथ्वी है तो ये पोल है, तो यहाँ इन क्षेत्रों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। ठीक है। रेगिस्तान में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है, कैक्टस पाया जाता है, ये सब पाया जाता है। आर्द्र प्रदेश होता है, मतलब जहाँ नमी ज़्यादा होती है, तो आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय जो है कठोर जो है लकड़ी वाले वनों के बारे में कई बार जानकारियाँ दी गई। तो सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पे हर प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आगे लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव होता है। ये बात याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कही गई है कि प्राकृतिक वनस्पतियों के जो में बदलाव होता है, वो बदलाव किस कारण होता है, तो बदलाव जलवायु के कारण होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल दें, भारत की ही बात करें तो भारत के उत्तर में कटीले झाड़ियाँ पाई जाती हैं, वन पाए जाते हैं, जबकि दक्षिण में यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। क्यों? जलवायु का अंतर है। यहाँ गर्म जलवायु का क्षेत्र है और यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। तो जलवायु अगर अंतर होगा तो प्राकृतिक वनस्पतियों के जो है में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों और उनके गुण तथा वहाँ प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके जो है पेड़ों की पत्तियां एक साथ नहीं गिरती हैं अलग अलग मौसम में गिरती हैं, और ये वन हमेशा सदाबहार बना रहता है। सदाबहार वन की विशेषता क्या है? तो 27 डिग्री से अधिक तापमान हो और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो सदाबहार वन का मतलब ये हो गया कि साल भर हरे भरे रहते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को विषुवत रेखीय वन भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, इसे विषुवत रेखीय वन भी कहा जाता है। ठीक है। तो चाहे इसको हम विषुवत रेखीय वन कहें, चाहे इसको हम भूमध्य रेखीय वन कहें, और चाहे इसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहें, दोनों बात एक ही है। ठीक है। यहाँ एक बात और ध्यान देना, कुछ बच्चे हो सकता है उष्णकटिबंध ना समझ पाए हों, तो याद रखना पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। तो ये कैंसर या कैप्रिकॉर्न, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में तापमान ज़्यादा होता है। तो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के पूरे क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसका मतलब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इसी के बीच में पाए जाएंगे, इसके अलावा ऊपर और जो है नीचे नहीं पाए जाएंगे, ना इधर और ना इधर पाए जाएंगे, कर्क और मकर रेखा के बीच में ही पाए जाएंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं, और उष्णकटिबंध कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। लिखा है इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। देखो इसके 4 नाम मैंने बताया। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, विषुवत रेखीय वन, भूमध्य रेखीय वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, क्योंकि ये वर्षा पर डिपेंड है और यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और तापमान भी अधिक होता है। ये घने वन भूमध्य रेखा या उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। तो जहाँ अत्यधिक गर्म होगा और पूरे वर्ष वर्षा होगी वहीं पर ये वन पाए जाएंगे। यहाँ चूँकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क
नहीं होता है, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। देखो मैंने बताया कितनी अच्छी बातें यहाँ लिखी गई हैं। काफ़ी सघे वनों की मोटी बितान मतलब होता है ऊंचाई वाले पेड़ के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। याद रखना, सदाबहार वनों में पेड़ इतने ऊंचे होते हैं कि यहाँ सूर्य का प्रकाश इसके अंदर पहुंच ही नहीं पाता है, बिल्कुल अंधेरा रहता है। ठीक है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। आगे लिखा है कि काफ़ी घने मतलब बितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश यहाँ नहीं पहुंच पाता, मतलब अंधेरा रहता है। आमतौर पर यहाँ जो है कठोर लकड़ी पाई जाती है। अब बहुत महत्वपूर्ण याद रखना, पूछा जाएगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन सी लकड़ी पाई जाती है, भी पूछा जाता है। तो रोजवुड, आबनूस, महोगनी। ठीक है, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, सिनकोना। ठीक है, इस सब के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सब के पेड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महोगनी किस जो है जलवायु का या किस प्रकार के वन का जो है पेड़ है, तो आपको बताना होगा। ठीक है, यहाँ लिखा है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह ही प्रतीत होते हैं। क्या आप बता सकते हैं? तो अमेजन वन को। ठीक है, आप इस मैप पे देखिए, अमेजन वन का ये मैप बना हुआ है। अभी आगे इसके बारे में पढ़ना भी है। अमेजन जो वन होता है, याद रखना, बहुत घना वन है, और ये वन में याद रखना एनाकोंडा जैसे वो सांप भी पाए जाते हैं। नीचे वहाँ लिखा हुआ है, बताता हूँ मैं। और ये जो कहाँ पाया जाता है? अमेजन वन दक्षिण अमेरिका में, ब्राजील में मुख्य रूप से विस्तारित है। ठीक है, पूरे पृथ्वी का 100% ऑक्सीजन में ये जो मैप बना है ना, ये जो आपका ये अमेजन वन का बेसिन का 20% अकेले ऑक्सीजन का उत्पादन अकेले करता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी का फेफड़ा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप लोग बताना कि जो है किसको? तो ये अमेजन बेसिन को। यहाँ बहुत ही सघन और घने वन पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के क्षेत्र में स्थित है इसी कारण। ठीक है, लिखा है कि क्या आप जानते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा सकता है। ठीक है, तो ये भी कहाँ पाया जाता है? तो ये भी ब्राजील में ही पाया जाता है। दूसरा लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन, इन्हें पतझड़ वन भी कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन दो तरह के होते हैं, आर्द्र भी होते हैं और शुष्क भी होते हैं। तो जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ आर्द्र, जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ शुष्क। दूसरा, ये जो पर्णपाती वन या पतझड़ वन होते हैं, ये मानसून जब आता है तो हरे भरे हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम मानसूनी वन भी कहते हैं। तो आप दो नाम मिल गए आपको। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहते हैं, क्योंकि मानसून आने पर हरे भरे हो जाते हैं, जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं, पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ही शुष्क मौसम आता है उसे पत्ती गिर जाती है। हमारे यहाँ शुष्क मौसम कब आता है? बसंत के बाद आता है, तो पेड़ की पत्तियां इसीलिए गिर जाती हैं जल को संरक्षित करने के लिए। इन वनों में पाए जाने वाले जो काष्ठ मतलब होता है लकड़ी, वृक्षों में साल, यहाँ पे साल पाया जाता है, सागौन पाया जाता है, नीम, शीशम, ये सब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। दृढ़कांड जो है वृक्ष जो है फर्नीचर, यातायात और निर्माण सामग्री के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक है, इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से होते हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, ठीक है, और बंदर, ये सब पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वनों में। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है गोल्डन लंगूर, ये आपने देखा भी होगा, ये है आपका टाइगर। ठीक है, लिखा है आगे कि अगला लिखा है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये और उच्च अक्षांशों पे, मध्य अक्षांशों पे पाए जाते हैं। और ये जो है याद रखना, ये सब शीतोष्ण हैं, क्योंकि शीतोष्ण ये कहाँ पाया जाता है पहले ये देख लेते हैं। तो जैसे आपने उष्णकटिबंध मैंने बताया, तो शीतोष्ण कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं ये ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये 66.5 डिग्री की रेखा है जिसे हम आर्कटिक रेखा कहते हैं, और ये अटलांटिक रेखा है। तो याद रखना 23.5 से 66.5 के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ भी और यहाँ भी, तो यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, सदाबहार होते, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी होती है इसलिए। ठीक है, दूसरा
एक यहाँ पे याद रखना, एक यहाँ मध्य अक्षांश लिखा है तो कहीं निम्न अक्षांश कहीं उच्च अक्षांश होता है। पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ ये होता क्या है। ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा के पास विषुवत रेखा का मान 0 होता है, जबकि पोल का मान 90 डिग्री होता है। तो जो विषुवत रेखा के पास अक्षांश होते हैं उन्हें हम निम्न अक्षांश कहते हैं। आज के बाद याद रखना, इसको हम निम्न अक्षांश कहते हैं। और जो ये पोल के पास होता है उसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं, और जो बीच वाला होता है इसे हम मध्य अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ मध्य अक्षांश इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ने की जरूरत है। और अगर कोई पढ़ाने वाला हो, कोई बताने वाला हो, तो हम बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं अपने टारगेट को। ठीक है, बस मेरा काम वही है। लिखा है यहाँ पे कि शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब यही मध्य अक्षांश पूछ दिया जाए अच्छे लोगों से तो नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर, क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है। जैसे दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिण चीन, दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे जो है लकड़ियाँ मुलायम पाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन है, आप इसको देख सकते हैं। हाथी, गोल्डन लंगूर, ये सब जो है जानवर यहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है शीतोष्ण पर्णपाती वन। एक शीतोष्ण सदाबहार वन होता है, एक शीतोष्ण पर्णपाती वन होता है। ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो उच्च अक्षांश, देखो यहाँ पे आ गया उच्च अक्षांश। अब यही उच्च अक्षांश आप कभी नहीं भूलेगा, ये पृथ्वी है, पोल के पास जो अक्षांश होता है उसे हम उच्च अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा के पास निम्न अक्षांश कहते हैं। तो यहाँ उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, मतलब गिरा देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, एस, बीज आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। फिजेट एक मुर्गा जैसा पक्षी होता है, देखो यहाँ लिखा है। और मोनाल जैसे पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये मोनाल पक्षी है। और ये फिजेट के कहाँ पाए जाते हैं? ये शीतोष्ण पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है भूमध्य सागरीय वनस्पति। भूमध्य सागर कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर ये यूरोप और जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में है। एशिया के पश्चिम में, आप इस मैप पे पहले देख लीजिएगा, भूमध्य सागर एशिया के पश्चिम में है, यूरोप के दक्षिण में और अफ्रीका के उत्तर में है। और इसके आसपास जो जलवायु पाई जाती है उसे भूमध्य सागर जलवायु कहते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर जलवायु भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी पश्चिमी किनारों पर अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार और पर्णपाती पेड़ों से ढके होते हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले देशों में पाई जाती है। जो आज इजराइल जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ भी यही जलवायु पाई जाती है, क्योंकि भूमध्य सागर के पास है, इसलिए इनका यह नाम पड़ गया है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम जो है अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाई जाती हैं। यहाँ लिखा होगा, देखो ये लिखा भी है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म और वर्षा वाली मृदु ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर के जो है पाए जाते हैं। याद रखना, जो जैतून, अंगूर, जो खट्टे फल होते हैं, ये सब भूमध्य सागर जलवायु में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीव कम पाए जाते हैं। ये भी याद रखना। ठीक है, तो याद रखना भूमध्य सागर ये जो जलवायु पाई जाती है, और भूमध्य सागर में ठंडी में वर्षा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कम मात्रा में वर्षा होती है। अब देखो यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। इनकी मोटी छाल और पत्तियां जो है वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। ठीक है, इनकी जो पेड़ों की मोटी छाल होती है और पत्तियां छोटी होती हैं, जैसे आपका अंगूर हो गया, ठीक है, जैसे आपका जो है संतरा हो गया। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। तो सबसे अधिक फलों की खेती कहाँ होती है? तो याद रखना, ये भूमध्य सागरीय वनस्पति वाले क्षेत्रों में होती है। याद रखना ये भी। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक फल पाए जाते हैं। शंकुधारी वन कौन होते हैं? तो आप ये देख सकते हैं, शंकुधारी वन ये हिमालय जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पर्वतों की ऊंचाई पर। देखो यहाँ लिखा है उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों। अब यहाँ उच्च अक्षांश आ गया कि नहीं आ गया? तो 50 से 70 के बीच वाले क्षेत्र जो उच्च अक्षांश है,
ये आपका उच्च अक्षांश का क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल होता ही नहीं है, तो शंकुधारी वन किसी भी कीमत पर दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल है ही नहीं। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो शंकुधारी वन क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बर्फ गिरती है तो शंकुधारी आकार हो गया है इनका। ठीक है, इन्हें टैगा भी कहा जाता है, इन्हें टैगा वन भी कहते हैं शंकुधारी वनों को। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को जो है सलीमा ने हिमालय से में प्रचुर मात्रा में देखा था, जो एक कहानी आ रही थी। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का जो लकड़ी का उपयोग होता है लुगदी बनाने में किया जाता है, जिससे कागज, अखबारी कागज बनता है। तो याद रखना, जो शंकुधारी वन होते हैं इन्हीं की पेड़ों को काट के कागज बनाया जाता है। ठीक है, माचिस की तीली, पैकिंग के लिए बक्से बनाने का काम होता है। चीड़, देवदार जैसे वनों के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। जो है रजत, लोमड़ी, जो है मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यहाँ पाए जाते हैं। रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ठीक है, तो टैगा वन किसे कहते हैं? शंकुधारी वन को कहते हैं। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, केवल उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों पर। तो उच्च, मध्य और निम्न अक्षांश क्या है अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि ये कैसे जो है शंकुधारी वन है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल शंकु के आकार के ये वन पाए जाते हैं। आगे है घास स्थल क्या होता है? घास स्थल पहले समझ लेना, आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। घास जो होता है, घास स्थल, ये दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय और एक होता है आपका शीतोष्णकटिबंधीय। ये कहाँ पाए जाते हैं? इस मैप पे भी याद दे सकते हैं, मैं समझा देता हूँ। ये पृथ्वी है, तो ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये कर्क और मकर, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है तो ये उसे उष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो जो घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं उन्हें हम उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहते हैं, और जो शीतोष्ण क्षेत्र पाए जाते हैं उन्हें हम शीतोष्ण घास स्थल कहते हैं। तो दो प्रकार के घास स्थल होते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ समझ लेते हैं। देखो यहाँ कितनी इंपॉर्टेंट लिस्ट दी गई है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कंपोज है, वेनेजुएला में लानोस है। ये तीनों उष्णकटिबंध हैं। ये क्वेश्चन बार बार आता है तो याद कर लेना। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन है? तो अर्जेंटीना में पंपास है, उत्तरी अमेरिका में पेरी है, दक्षिण अमेरिका में बेल्ड है, मध्य एशिया में स्टेपी है, और ऑस्ट्रेलिया में डॉन या डाउन्स है। याद रखना, तो ये याद रखना, ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं और ये उष्ण घास के मैदान हैं। दो तरह घास मैदान होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। तो याद रखना, जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं यहाँ की घास जो होती है कठोर होती है, घास छोटी होती है, कठोर होती है। और यहाँ क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। तो यहाँ लिखा है ये वन भूमध्य रेखा किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्ष वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। ठीक है, बढ़ सकती है लेकिन छोटी होती है फिर भी। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ जैसे जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन सा हो गया आप ये देख सकते हैं। तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। इसको अच्छे से रट लेना, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा है शीतोष्ण घास स्थल। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। तो पृथ्वी का जो ये वाला क्षेत्र ये मध्य अक्षांश है, तो मध्य अक्षांश में पाए जाते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर मोटी, मतलब छोटी और पौष्टिक होती है। ठीक है, शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंसा जो है, बाइसन और एंटीलोप पाए जाते हैं। ठीक है, जिराफ उराफ यहीं पे पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियाँ, सूक्ष्म जो है, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिएगा, जो शीतोष्ण घास के स्थल हैं वो किस देश में कौन कौन से नाम से जाने जाते हैं, इनको रट लेना। ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, कभी गलत फिर नहीं होगा। ठीक है, आगे लिखा है कटीली झाड़ियाँ। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में, क्योंकि वहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है। तो यहाँ क्या लिखा है, शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया रेगिस्तान या मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? किसी महाद्वीप के पश्चिम की तरफ। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है कम वर्षा होती है और वहाँ ठंडी जलधाराएं बहती हैं। तो ज्योग्राफी सब एक दूसरे से कनेक्ट है। तीव्र गर्मी और बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ
वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? तो भारत में रेगिस्तान का नाम क्या है? थार रेगिस्तान। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएं तो वहाँ वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई और लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। याद रखना, जब हम ध्रुवीय प्रदेश में जाते हैं पोल पर, तो वहाँ बर्फ, बिल्कुल बर्फ का क्षेत्र रहता है और वहाँ पर बहुत अत्यधिक ठंडी रहती है। तो वहाँ पर लाइकेन और जो है काई पाई जाती है, छोटी घास पाई जाती है। और ऐसे जो ऋतु होती है उसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, जो सबसे पोल पे होते हैं। ठीक है, ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है। क्यों चमड़ी मोटी होती है? क्योंकि वो ठंड से बचना होता है, जो उन्हें जो ठंड जलवायु से सुरक्षित रखती है, वही हो गया। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जानवर कौन है? सील, ये देखो सील और बालरस, ये देखो बाई है, आप इसको देखा भी होगा। जो है कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं टुंड्रा प्रदेश में। सलीमा के पिता ने उन्हें कुछ घने वनों के कुछ चित्र दिखाए। कुछ चित्रों को जो है सलीमा ने देखा तो कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं और जो है वहाँ पर कृषि करते हैं। ठीक है, तो यार वनों को काट के जो कृषि करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं झूम खेती कहते हैं। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आप ये तो आप लोग सब कर लेंगे ही। ठीक है, आप देख सकते हैं, जिससे मैं बता देता हूँ। लिखा है कि वनस्पतियों के विकास किन दो कारणों से होता है? तो वर्षा और तापमान के कारण। प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां कौन है? मैंने बताया कटीले वन, आपका खुले वन और जो है आपका घास स्थल। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो लकड़ियां जो पेड़ कौन कौन से हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार में आपका महोगनी हो गया और आपका जो है रोजवुड हो गया। विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? तो विश्व के उन क्षेत्रों में जहां पर मानसूनी वर्षा होती है। नींबू वंश से जो के फल किस जलवायु में पाए जाते हैं? भूमध्य सागरीय जलवायु में। शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताइए। तो इससे जो है क्या होता है? शंकुधारी वन से जो है एक तो लुगदी बनाई जा सकती है, कागज बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है। विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? तो ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण पाए जाते हैं। आगे दिया है लाइकेन और काई और लाइकेन पाए जाते हैं कहाँ पर? टुंड्रा प्रदेश में। कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? रेगिस्तान में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक सामान्य जानवर कौन सा है? तो सदाबहार वन में जो सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर है। उष्णकटिबंधीय वन की शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष कौन से हैं? तो शंकुधारी वन में जो है चीड़ पाया जाता है। ठीक है, आगे है स्टेपी घास स्थल कहाँ पाया जाता है? तो स्टेपी घास स्थल मध्य एशिया में पाया जाता है। ठीक है, बाकी आप ये सब क्वेश्चन आप तो बिल्कुल कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का ये 8वां चैप्टर है। मानव पर्यावरण के बीच में जो अन्योन क्रियाएं होती हैं, और इसमें हम दो प्रदेश के लोगों के बारे में जानेंगे, एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश के बारे में और एक उपोष्ण प्रदेश के बारे में, अर्थात शीतोष्ण प्रदेश के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं मैंने बता दिया है, उपोष्ण क्षेत्र किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक कहानी दी गई है बच्चों के बारे में बताया गया। उससे पहले ये देखिए कि विश्व के विभिन्न भागों में निवास करने वाले लोगों के पहनावा को देखिए, रहन सहन को देखिए। अफ्रीका के लोग बिल्कुल काले होते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। तो कहीं पर जो पहाड़ में रहने वाले लोग जो है क्या होते हैं? बिल्कुल गोरे होते हैं। तो कहीं पर लोग जो है ज़्यादा कपड़े पहनते हैं, कहीं कम कपड़े पहनते हैं। वो सारा डिसीजन ज्योग्राफी का होता है। ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है कि कहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उनका रंग रूप कैसा रहेगा, सब ज्योग्राफी ही डिसाइड करती है। ठीक है, तो ये अब हम लोग अमेजन बेसिन में जीवन, अमेजन बेसिन क्या है, कहाँ पर है और इसमें जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे और इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है, पहले मैप देखिएगा, ये अमेजन बेसिन का मैप है। अमेजन नदी यहाँ एंडीज पर्वत से निकलती है और ये अंध महासागर या अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसमें कई सहायक नदियाँ हैं जो आकर के मिलती हैं और इस पूरे क्षेत्र को अमेजन बेसिन कहते हैं। इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय। यहाँ का जीवन बहुत दुखदायी जीवन होता है, बहुत कष्टदायी जीवन होता है क्योंकि यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री बिल्कुल अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ
इस पूरे प्रदेश को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, आगे भी बताया भी गया होगा। ये पूरा भूमध्य रेखीय प्रदेश है, ठीक है, और ये उष्णकटिबंध में पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तापमान होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ का जीवन बहुत आसान नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को देखें। तो मानचित्र को आपने देखा। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। मैंने आपसे बताया भी था कि पृथ्वी है और ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा विषुवत रेखा, तो इसी के बीच के प्रदेश को उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहते हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अभी आपको मैंने ये बताया, अब आप यहाँ इसको दोबारा देख सकते हैं। ये विषुवत रेखा, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, इसी को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। देखो, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर के बह रही है। तो अब जब हम पढ़ते हैं और मैप देखते हैं तो हमें जल्दी याद होता है, ठीक है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकल के पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, इसी के बारे में बताया गया है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का मुहाना डेल्टा के पास बनता है, ये भी याद रखना, ठीक है। अमेजन नदी में बहुत सी सहायक नदियां मिलकर के अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया जो है, इसके बाद में आपका इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भाग में प्रवाहित होती हैं। अब आप देख सकते हैं, पूछा जाएगा कि अमेजन बेसिन कितने देशों में फैला हुआ है। अब यही सब क्वेश्चन हमें कोई एग्जाम में आते हैं तो गलत हो जाते हैं, जब वो बड़े बड़े वाक्य बना के हमसे पूछे जाते हैं। आप देखिए, तो अमेजन बेसिन जो है ब्राजील में है, पेरू में है, बोलीविया में है आपका छोटा सा भाग, इक्वाडोर में है, कोलंबिया में है और वेनेजुएला में है। इतने देशों में फैला हुआ है कौन, तो वो आपका क्या है, तो ये आपका अमेजन बेसिन, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें चीज़ें समझ में अच्छे से आती हैं। लिखा है कि क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जिन देशों से गुजरती है वो देश कौन कौन से हैं, तो ये है आपका कौन, विषुवत रेखा। यहाँ से इक्वाडोर से गुजरती है, कोलंबिया से और ब्राजील से, इन 3 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। अब आपको ये याद हो जाएगा, इसीलिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं। यहाँ लिखा है, अब देखो, अमेजन बेसिन के में सबसे पहले स्पेन के लोग पहुंचे थे। तो लिखा है, जब स्पेन के खोजकर्ताओं ने, अन्वेषक मतलब होता खोजकर्ता, ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच और घास के स्कर्ट पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया, मतलब जनजातियों ने। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ गया, ठीक है। तो अमेजन कैसे नाम पड़ा वही बताया गया है, ठीक है। अमेजन बेसिन को आप ध्यान से देखिएगा, ये पूरा, इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पूरे पृथ्वी का 20% अकेले ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। सहायक नदी किसे कहते हैं, तो मुख्य नदी में जो नदियां आकर के मिलती हैं उन्हीं को हम सहायक नदी कहते हैं, और उस पूरे क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, यही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये मैं इसको पढ़ देता हूँ। लिखा है कि सहायक नदी किसे कहते हैं, यह छोटी, देखो शब्दावलियों को जरूर पकड़ा करो, ऐसे ही चीज़ें हमें याद होती हैं। तो यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, ये भी याद रखना। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है, तो वो अमेजन बेसिन है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे दिया है, यहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है। तो भूमध्य रेखा जो अमेजन नदी बेसिन है वहाँ की जलवायु कैसी पाई जाती है। तो लिखा है, जैसा कि अब आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग एक समान और गर्म और आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। चिपचिपाहट जानते हो कब महसूस होती है, जब पसीना नहीं सूखता है। तो यहाँ अधिक वर्षा होती है और नम जलवायु रहेगी तो यहाँ पसीना नहीं सूखेगा। इस प्रदेश में लगभग
प्रतिदिन वर्षा होती है। तो 3 से 4-5 बजे के बीच डेली वर्षा होती है। और वर्षा कौन सी होती है? संवहनीय वर्षा होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। और यह और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के कभी भी वर्षा यहाँ हो जाती है, ठीक है। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी की वैसी बनी होती है। इसीलिए यहाँ के लोग बहुत चिपचिपे जो है पाए जाते हैं, पसीना जल्दी नहीं सूखता है। वर्षा वन कैसे होते हैं? तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उगते हैं। सघन वन मतलब सदाबहार वन उगते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम्र बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां पनप सकती हैं जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पे आर्किड और जो है पाए जाते हैं। तो याद रखना, आर्किड किसे कहते हैं? तो जो घासनुमा आकृतियां जो पेड़ पौधों पे उग जाती है, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। आगे है, वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टोकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले मकाऊ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाते हैं, सामान्यतः यहाँ भी भिन्न है पाए जाते हैं, ठीक है। तो टूकन नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? तो ये अमेजन बेसिन पाया जाता है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। चींटी खाने वाला एक टेपीर होता है, ये भी यहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलाथ, चींटी खाने वाले टेपीर ये चींटी खाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर और एनाकोंडा और बोआ मुख्य जो है कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कीड़े मकोड़े भी यहाँ पे ये सब पाए जाते हैं। तो कौन से जीव पाए जाते हैं ये यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलैड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ बताया गया है। आगे लिखा है कि वर्षा वन के निवासी, यहाँ के निवासी कैसे होते हैं? तो यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, जिसे हम झूम खेती कहते हैं, ये भी याद रखना। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, ठीक है। आगे दिया है, यहाँ वह मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वह कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। कर्तन मतलब होता है जो घास फूस होता है। इनका मुख्य आहार मेनियोक है। अब याद रखना, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लगता है पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आया, क्योंकि हम कभी पढ़ते तो है नहीं एनसीईआरटी ठीक से, ठीक है। कोरम पूरा कर देते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार बेसिक चीज पहले अपना कंप्लीट करो, ठीक है। लिखा कि इनका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। पूछ देगा एग्जाम में कि किस जलवायु के प्रदेश का मुख्य आहार मेनियोक है, लगेगा मंगल ग्रह का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तथा यहाँ आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफी, मक्का और कोको जैसे नगरीय फसल भी यहाँ उगाए जाते हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते का आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, क्योंकि यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो तीव्र ढाल बनी रहती है, ठीक है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वह अपने पौराणिक तरीके से खेती कर रहे हैं। आगे ये कह रहा है कि मतलब वहाँ के लोग अब धीरे धीरे देश दुनिया से मिलते रहे हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ तेजी से क्या हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है वर्षावन में, अमेजन बेसिन वाले क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने का व्यापक प्रभाव होता है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए कितना अच्छा मैसेज यहाँ दिया गया है। पहला स्टेप पे वन इतने थे,
जनसंख्या बढ़ी तब वन इतने हो गए, इतने पर खेती होने लगी। अब फिर ये देखो वन इतने हो गए हैं, अब और इसका विस्तार और हो गया और बंजर भूमि सबका विस्तार हो गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मानव का विकास हो रहा है वैसे वैसे जंगल कटते चले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि क्या आप जानते हैं कर्तन और दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, फिर उनसे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। यह साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, इसी को झूम खेती कहते हैं। यह बात याद रखना। ठीक है, यही यहाँ बताया गया है। आगे है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। अब हम अपने देश की बात कर लें। एक विश्व की बात की गई थी, एक अपने देश की बात की गई है। लिखा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर के भारतीय उप महाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। पहले इसको हम चित्र में देख लेंगे। यह है गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन, यही है पूरा गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, बांग्लादेश और चीन में। ठीक है, इतना बड़ा बेसिन है ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। तो यहाँ का जीवन कैसा है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ये भी याद रखना। तो लिख रहा है यहाँ, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 उत्तर डिग्री अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढ सकते हैं। तो इनके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये लिस्ट यहाँ पे दे दिया गया, इसको आप देख लेना। ये ब्रह्मपुत्र की सब सहायक नदियां हैं, जिनमें जो है कुछ दाईं ओर से मिल रही हैं तो कुछ बाईं ओर से मिल रही हैं। आपको इसी बहाने ये भी याद हो जाएगा। फिर आगे है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। मैदानी भागों में अनेक चाप झील पाई जाती है। चाप झील के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जब नदियां विसर्ग करती हैं ऐसे ही, तो जो क्षेत्र छूट जाता है नदी का उसी को चाप या गोखुर झील कहा जाता है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, तो यहाँ मानसूनी जलवायु होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडक होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो राज्य कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इसके अलावा आपका पश्चिम बंगाल, इसके अलावा आपका आसाम, इसके अलावा जो है आपका ये यहाँ पर थोड़ा सा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा राजस्थान, इस सब पूरे क्षेत्र में जो है, और नेपाल, इस सब क्षेत्रों में जो है गंगा पूरा बेसिन स्थित है। ठीक है, आगे लिख रहा है कि बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, तथा गंगा या ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय भाग में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का मुख्य फसल है। गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में धान मुख्य फसल होती है, चूँकि धान की खेती के लिए यहाँ पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ पे अधिक वर्षा की जाती है। ठीक है, आगे लिख रहा है, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा मतलब चना, बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बगान भी देखे जाते हैं, जैसे आपका बिहार में आपका हाजीपुर, उत्तर प्रदेश में कई जगह पे है। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बगान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन किया जाता है, जिसे रेशम कहते हैं। भागलपुर क्षेत्र में मंद ढाल वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विविधता देखने को मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागौन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ यहाँ पाए जाते हैं। तो गंगा के मैदान में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में घने बांस के छटे जो है घने झुरमुट पाए जाते हैं, और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार और जैसे शंकुधारी पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं आसाम में चाय का है, धान की खेती यहाँ की रोपाई हो रही है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, आप मैप देख सकते हैं। इसको मैप यहाँ पे एक शब्दावली है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या, तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि जो है पश्चिम बंगाल का 1000 जो है 29 है, और आपका बिहार का 1102 है।
ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जिनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा जो है यह ब्रह्मपुत्र के मैदान पाया जाता है, आसाम में। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर जो है पाया जाता है। और याद रखना, नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, जैसे आपका रोहू, कतला, हिल्सा मछलियों की सबसे अधिक लोकप्रियता पाई जाती है। मछली और चावल इस प्रदेश के रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, ये भी याद रखना। इसके बाद यहाँ पर एक दिया गया है, एक झील के बारे में एक जो है जीव बताया गया है, उसके बारे में इसको आप एक बार देख लेना, बाकी कोई मतलब नहीं है। क्या आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के आलवर जल मतलब साफ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधी मछली कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। याद रखना, डॉल्फिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ दिया गया है। याद रखना, अगर डॉल्फिन उसी क्षेत्र में रहती है, जल के क्षेत्र में, जो जल स्वच्छ रहता, अगर जल प्रदूषित हो गया तो ये मछली मर जाएगी। तो कहा जाता है ये जो है जल प्रदूषण का संकेतक होता है। ठीक है, रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर अपचित औद्योगिक और गहरी जो है वो शहरी गंदगी वाले इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके बाद है आपका यहाँ पे प्रदूषित झील के बारे में बताया गया है, उसको देख लेना। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 से जो है स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है। तो ये थोड़ा सी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। आगे यहाँ लिखा है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज कहते हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा तट के साथ परिस्थित हैं। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुव्यवस्थित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुव्यवस्थित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान पर जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी तट पर स्थित है। ठीक है, स्थित है। एक महत्वपूर्ण पत्तन है, मतलब बंदरगाह है। मैदानी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जो है हवाई पत्तन भी स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण मतलब की क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद नाम था पहले, गंगा और यमुना नदी के संगम पर जो उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति यहाँ सब पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो है आपका गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम भी शुरू किया गया था 2014 में। ठीक है, ये भी याद रखना। तो ये जो है कहाँ का जीवन के बारे में बताया गया है। तो ये जीवन है आपका कौन सा, तो ये आपका अमेजन बेसिन का जीवन है। ठीक है, पहला है टूकन क्या होता है। तो टूकन एक तरह का क्या होता है, पक्षी होता है। मेनियाक कहाँ का मुख्य भोजन होता है, अमेजन का। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, हुगली। देवदार और फर किसके वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये शंकुधारी वृक्ष हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, तो ये डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको ये सारे हल हो जाएंगे। ठीक है, का 9वां चैप्टर और अंतिम चैप्टर है रेगिस्तान में जीवन। 2 रेगिस्तान के बारे में बताया गया है, एक लद्दाख के बारे में और एक है सहारा रेगिस्तान के बारे में। सहारा रेगिस्तान एक गर्म है और लद्दाख एक ठंडा है। दोनों के जीवन के बारे में, तो रेगिस्तान में जीवन कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दिया गया है, पहले हम थोड़ा सा इसकी भूमिका देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि अध्याय 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों, पशुओं और मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। तो ये रेगिस्तान क्यों बना, क्योंकि वहाँ पर वर्षा नहीं हो रही है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगाने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा। ठीक है, अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ स्थान बर्फ की तरह ठंडे हैं। तो सहारा रेगिस्तान गर्म और लद्दाख ठंडा, दोनों के बारे में बताया गया है। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा,
विरल वनस्पति, चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म और ठंडे दोनों होते हैं। ठीक है, ध्यान देना, ये याद रखना, ये पृथ्वी है, कर्क रेखा या मकर, ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा और ये मकर रेखा है। यहाँ पर तापमान अधिक होता है, लेकिन यहाँ जलवायु भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इस कारण जो है यहाँ पर गर्म रेगिस्तान पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण कटिबंध है वहाँ पर ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। ठीक है, इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहाँ कृषि करने के लिए बस जाते हैं। तो रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश होता है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान और विरल जलवायु होती है। और मरुस्थल या रेगिस्तान किसे कहते हैं? जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान या मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात गर्म रेगिस्तान सहारा की करेंगे। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, पहले हम इसके लोकेशन को देख लेते हैं और फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं। यह है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल के इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो यहाँ पर कनारी नामक एक ठंडी जलधारा बहती है, तो ये वाष्पीकरण नहीं करती है और यहाँ वर्षा नहीं होती, इसीलिए सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो पश्चिमी सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया जैसे देशों में फैला हुआ है। यहाँ के देशों को सब सहारा देश कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, और ये जो है कर्क रेखा, ये सहारा मरुस्थल से कर्क रेखा देखो गुजर रही है, ये भी आपको याद रखना है। और याद रखना, सहारा मरुस्थल के दो तरफ क्षेत्र, जल का क्षेत्र है। एक आपको उत्तर में भूमध्य सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं होती है। और इसके पूर्व में लाल सागर है, लेकिन फिर भी वर्षा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, इसलिए ये विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा मरुस्थल है, याद रखना। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आप देख सकते हैं, इसका एक यहाँ चित्र भी दिया गया है सहारा रेगिस्तान का। आप देखिए कैसा जीवन है। वनस्पति बहुत छोटी छोटी वनस्पतियाँ, क्योंकि वर्षा नहीं है अभी इस क्षेत्र में, इतनी गर्मी पड़ती है कि दिन में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और रात में और ज़्यादा रहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बालू जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी हो जाती है। लिखा है, विश्व और अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं। हमने लगा लिया। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? अब आप देख लो भारत कितना है और सहारा मरुस्थल कितना है, कितने बड़ा क्षेत्र है सहारा मरुस्थल का, याद सकते हैं। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। यहीं पे आप देखो, यही बहुत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। ये देश हैं, अभी मैंने दिखाया, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, पश्चिमी सहारा। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं है, वरन यहाँ बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी वाले सतहें भी पठार के रूप में पाई जाती है। आप ये देख सकते हैं, ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। ठीक है, क्या आप जानते हैं, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि यहाँ नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ की जलवायु ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश से बदल दिया। ये सारे जानवर यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है, तो सहारा का आपने पूरा चित्र आपने देख लिया, इसकी लोकेशन को देख लिया है। ठीक है, अभी इसी बात को अगर एनसीईआरटी में बताया जा रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और गलत होता है, तो समझो कि हमने अपनी पढ़ाई साथ बेईमानी किया है। ठीक है, और आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको डेली टेस्ट देना हो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देना हो, तो इसी वीडियो के कमेंट में मैं अपना जो है टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा। आपको एक पीडीएफ का भी ग्रुप रहेगा, एक टेस्ट का ग्रुप है, वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिखा है जलवायु। अब सहारा रेगिस्तान की जलवायु कैसी है? तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। शुष्क क्यों है? क्योंकि नमी नहीं है हवाओं में।
यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पीकृत होता है, क्योंकि गर्म जलवायु होती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय लगभग 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपर तक तापमान पहुंच जाता है, जिससे रेत और नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी हो जाती हैं। रातें ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि बालू तेजी से गर्म होता है और तेजी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और तापमान गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 0 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि रेगिस्तान में तुम दिन में तो रह सकते हो, सारे रेगिस्तान में, लेकिन रात में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तापमान अचानक से कम हो जाता है और 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो लोग ठंड के कारण मर जाते हैं। ठीक है, आगे यहाँ वनस्पतियाँ और प्राणीजात क्या है। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियाँ कैक्टस, खजूर के पेड़ और एकेसिया पाए जाने वाले हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हुए हरित द्वीप पाए जाते हैं। मरुद्यान क्या होता है, आप ये मैप पे देख सकते हैं। जिसे रेगिस्तान में कोई अगर जो ऐसा क्षेत्र होता है जो काफ़ी निम्न भूमि वाला क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर आसपास खजूर के पेड़ हो जाते हैं और वहाँ पर हम हरित द्वीप कहते हैं। आप इस मैप पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैप है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर कुछ नमी होगी, इसलिए यहाँ पर इसे क्या का नाम दिया गया, मरु उद्यान नाम दे दिया गया। यहाँ पर ऊंट, लकड़बग्घा, सियाल, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ, छिपकलियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं, उससे पहले यहाँ कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि सहारा का अल अलजीजिया क्षेत्र, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसका मतलब यहाँ तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद क्या आप जानते हैं, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। आपके अनुसार ये क्या हो सकते थे? तो इसका मतलब पहले हरे भरे क्षेत्र थे। ठीक है, यहाँ लोग कैसे पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की जो है कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुई और तुआरेग, ये 2 जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। चरवासी मतलब जो जानवर चराते हैं, जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये लोग पेटी, जूते, पानी की बोतल आप बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं, तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। धूल भरी आंधियाँ और गर्म वायु से चलने वाले ये लोग यहाँ भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, सहारा में मरुद्यान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। जो मरुद्यान होते हैं और नदी घाटी में जो है ज़्यादा लोग पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ठंडी रहती है। यहाँ की जल उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूं, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास सब विश्व की सबसे प्रमुख कपास मानी जाती है। ठीक है, तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले उन उत्पादक अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण यहाँ सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पेट्रोलियम पाया गया, तो लोग वहाँ पर अब जाके बसने लगे हैं। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम प्रमुख है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन रहे हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले लिए हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि इस क्षेत्र में भी अब विकास हो रहा है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है और वहाँ मरुद्यान बनते हैं। मरुद्यान मतलब हो गया एक तरह से पार्क होता है। ठीक है, जो मरुस्थल बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, लोग अपने आसपास निवास करते हैं, खजूर के पेड़ उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान सामान्य रूप से बड़ा भी हो सकते हैं। मोरक्को में जो है टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक उदाहरण है, जो काफ़ी लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब आते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे देश में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख है, और हमारे देश में 2 रेगिस्तान है, एक ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, एक गर्म थार है। लद्दाख शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और
दाख का अर्थ होता है देश, तो पर्वतीय दर्रा वाला देश को लद्दाख कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है, ये भी याद रखना। जम्मू कश्मीर लद्दाख को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये लद्दाख है, आज लद्दाख यूटी है और ये जम्मू कश्मीर ये है। ये नया मैप अपडेट हुआ है और लद्दाख की सीमा याद रखिएगा, लद्दाख की सीमा 3 देशों से लगती है, ये भी याद रखना। लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चाइना से लगती है। अब याद रखना, जम्मू कश्मीर की सीमा चाइना से नहीं लगती है और ना ही अफगानिस्तान से लगती है, केवल पाकिस्तान से लगती है। और लद्दाख की सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर 2 जिले हैं, एक है आपका लेह और एक है कारगिल, ये 2 जिले हैं। और यह गिलगित का क्षेत्र आज यह अगर देखा जाए तो पीओके में है, लेकिन हम इसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र मानते हैं, ठीक है। और याद रखना, यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, तो नदी यहाँ बहती है आपकी सिंधु नदी बहती है, ये सिंधु नदी बह रही है और श्योक इसकी सहायक नदी है, ठीक है। और श्योक की सहायक नदी है गलवान, ठीक है, जो आज अक्साई चीन में है और जिसको लेकर चीन और भारत के बीच में विवाद है, ठीक है। लिखा है जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख का ठंडा रेगिस्तान स्थित है, चित्र में आप देख चुके हैं। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। तो इसके उत्तर में कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम यहाँ पर है, ठीक है। आगे दिया है कि ये नदियाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया है कि काराकोरम पर्वत श्रेणी और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियाँ गहरी घाटियों का निर्माण करती हैं, जिसे हम गार्ज कहते हैं। लद्दाख में अनेक हिमानी क्षेत्र हैं, जैसे गैग्रेसी हिमालय, ठीक है, हिमानी मतलब बर्फ का क्षेत्र है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर तक अधिक ऊंचाई पर स्थित है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक ऊष्मा तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 सेंटीग्रेड से कुछ ही अधिक होता है और रात में तापमान -30 सेंटीग्रेड तक नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंड हो जाता है। तापमान लगभग हर वर्ष -40 सेंटीग्रेड से नीचे ही रहता है। चूँकि यहाँ हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या है, ध्यान देना। ये आपका हिमालय है, तो यहाँ हिमालय है आपका कौन सा हिमालय, तो ये आपका यहाँ ट्रांस हिमालय, यहाँ पर है आपका कौन सा ग्रेट हिमालय, यहाँ पर आपका लघु हिमालय, यहाँ पर शिवालिक। तो जब मानसून आता है तो मानसून को ये हिमालय क्या करता है, रोक लेता है। तो जब मानसून को हिमालय रोक लेगा तो ये मानसूनी हवाएं यहाँ नहीं पहुँच पाएंगी, तो यहाँ वर्षा नहीं होती, इसलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए मरुस्थल का निर्माण हुआ है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष यहाँ वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज चलने वाले सूर्य तप का अनुभव करता है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप पे इस तरफ बैठे कि आपके पैर छाया में हो, तो आप एक साथ एक समय में ऊष्माघात और तूषा दोनों पर ग्रसित हो सकते हैं। कैसे, ये उसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना। वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है लद्दाख में। मान लीजिए कि यहाँ सूरज निकला और आप यहाँ बैठे हैं। सूर्य की रोशनी अगर आपके पीठ पे पड़ेगी तो पीठ तो गर्म हो जाएगा, लेकिन आगे जो पैर है और फेस है आपका, ये ठंडा महसूस करेगा। तो जो ठंडा महसूस करेगा उसे तुषार उपघात कहते हैं। मतलब ठंड के कारण आपका आधा शरीर ठंड का जो है परेशान रहेगा और आधा शरीर गर्मी का ऊष्माघात हो जाता है, इसी को कहते हैं, याद रखना। यहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। यहाँ वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, जिसे हम बिलो कहते हैं, और पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़ यहाँ उगते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोवॉक, रेवेन, ये सब जो है यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ पक्षी प्रवासी पक्षी होते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक और विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है, ठीक है। याक यहाँ के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने में किया जाता है। भेड़ और बकरी का बालों का जो है यहाँ ऊनी कपड़ा बनाया जाता है। लोग कैसे होते हैं यहाँ के,
क्या आप लद्दाख और तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोपा के साथ स्थित हैं। कुछ मठ यहाँ कौन कौन से हैं? हेमिस, थिक्से, से, लामा, यूरू। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वह केवल घर और खेती में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकानों में भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A के लेह को जो जिला दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी को जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ और दर्रों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। बोमिलर दर्रा जो है आपका, वहाँ बुजिल दर्रा, ये सब वहाँ पर पाया जाता है। ठीक है। क्या आप जानते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है जो वजन में हल्का और अत्यधिक जो है गर्म होता है। ठीक है। क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो किससे बनता है? तो वो बनता है सरपत या बिलो से बनता है। पेड़ की लकड़ी से ही क्रिकेट का बल्ला बनता है। ठीक है। इसके बाद यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। देश विदेश से यहाँ अनेक लोग पर्यटन के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर उसी के बारे में चीज़ों को बताया गया है, बस इसको यहाँ समझ लेना है, एक बार पढ़ लेना। वेशभूषा आप देख सकते हैं। ठीक है। क्या आप जानते हैं मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है? तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेह मनाली हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ा गया जिसमें 4 दर्रे हैं। रोहतास दर्रा, बारालाचा, ठीक है, लुगना लाचा और टंगलंग ला। इन राजमार्गों से होकर के यहाँ जाता है। आज यहीं पर अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अब क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हैं पूरा। देखिए, विश्व में जो है पहला क्वेश्चन है, विश्व में कौन से 2 प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो ठंडे और गर्म। सारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका में। लद्दाख रेगिस्तान की जलवायु परिस्थितियाँ कैसी है? ठंडी है। लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र कौन है? बौद्ध स्थल हैं और आपका जो है मठ है और वहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं। सारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? तो यहाँ पर वो लोग हल्के मतलब भारी वस्त्र पहनते हैं बालू से बचने के लिए। और लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो आपका जो मैंने बताया शाहतूत हो गया, ये आपका सरपत हो गया, बिलो हो गया, ये सब हो गया। सारा अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। सारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? गर्म है। लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी बौद्ध और मुसलमान हैं। रेगिस्तान की विशेषता क्या है? तो यहाँ विरल वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख में जो हेमिस प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये बौद्ध मठ है। मिस्र निम्नलिखित फसलों के लिए जाना जाता है, कपास के लिए। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने जो है आपका जो है क्लास 7 की एनसीईआरटी को पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लगातार आपको सारी की सारी क्लास की एनसीईआरटी मिलती रहेगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।